नमस्कार। 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर में चुनाव का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, घरों से नहीं निकलते थे, बम धमाकों पत्थरबाजी की खबरें सामने आती थी। आज उसी नए जम्मू कश्मीर में बम पर वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में आज 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त वोटिंग हुई। अनंतनाग हो या डोडा, किश्तवाड़ हो या शोपिया, हर जगह वोटरों की लंबी लंबी तादाद देखने को मिली। वोटरों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। तो जबरदस्त वोटिंग के दम से कैसे हो गया विपक्ष बेदम, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही कांग्रेस के उछल कूद की भी बात करेंगे। दरअसल आज राहुल गांधी को आतंकवादी कहने पर रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, हंगामा काटा। तो वहीं ममता बनर्जी अपने हर अगले कदम में फंसती चली जा रही हैं। एक तो डॉक्टरों के साथ बातचीत को लेकर ममता बनर्जी बैकफुट पर है, तो वहीं ममता बनर्जी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा तो किया, पर बाढ़ पीड़ितों ने ममता बनर्जी के सामने ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया। ममता बनर्जी के सामने ही नारेबाजी हुई तो कुछ ने आरोप लगाया कि वो आई, टाटा बाय बाय की, हाथ हिलाई और निकल पड़ी। तो ममता बनर्जी की मुसीबतों पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत जम्मू कश्मीर के वोटिंग को लेकर करते हैं। जबरदस्त वोटिंग क्या इशारा कर रही है? देखिए, पूरी दुनिया को आज मैसेज चला गया कि जिसे एक बहुत ही सेंसिटिव जोन कहा जाता था, जिसके पीछे की इंडस्ट्री चल रही थी, यह लेफ्ट लिबरल कबाल आईएसआई द्वारा फंडेड एक मुहिम चला करता था, वहां की जनता ने आज एक स्वर में कह दिया कि उन्हें हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे भरोसा है। यह मैसेज पूरी दुनिया में चला गया। आज ये पाकिस्तानी आईएसआई, उसके चट्टे बट्टे जो हिंदुस्तान में दलाली करते थे, अमन की आशा करते थे, जिन्होंने इस तरह की बातें कही थी कि अगर 370 को हटा दिया गया तो कश्मीर और भारत के बीच जो ब्रिज है वो ब्रिज टूट जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा। जनता ने आज जवाब दिया कि हिंदुस्तान के साथ है कश्मीर की जनता। 60% से ज्यादा वोटिंग, ये तो चीख चीख के लोग कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, अभी वो यूएन जाएंगे, आप देखिए किस तरीके से वो इस बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे कि इतना बड़े विवाद को हमने डेमोक्रेसी के जरिए सॉल्व किया है। लेकिन वोटिंग का असर क्या होगा, आज सो नहीं पा रहे होंगे उमर अब्दुल्ला। कारण ये पीडीपी वाले, ये अब्दुल्ला, ये कांग्रेसी, इनको आदत है 30% वोटिंग की। 60% से ऊपर वोट वो लोग जो कभी वोट नहीं किए, वो लोग आ गए आज वोट करने। तो ये मसला क्या होगा? इनके तो सारे कैलकुलेशंस जो है वो धराशायी। जो लोग यहां दिल्ली में बैठ करके गपशप में कह रहे थे कि अमेरिकी एम्बेसी के लोग जाकर के मिल के आए उमर अब्दुल्ला से, अगला मुख्यमंत्री उमर, वो अपनी सीट गंवाने के ऊपर पहुंच गए हैं। एक सारी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है इतना हाई टर्नआउट। तो इस हाई टर्नआउट का फायदा किसको होगा? तो ये नई पार्टियों को, इंडिपेंडेंट्स को, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला लोकसभा हारे, ये कांग्रेस पार्टी, ये पीडीपी, ये एनसी, ये सब, ये जो 60% से ऊपर की जो सुनामी आई है, ये ट्रेडिशनल पार्टीज के लिए डेथ नेल है। बिल्कुल, इस सुनामी से जरूर मुफ्ती और अब्दुल्ला तो डरे ही होंगे। कल पीएम मोदी श्रीनगर भी जा रहे हैं, बड़ी रैली होनी है, लेकिन आज जिस तरह से वोटिंग हुई है सर, उसका असर क्या होगा? देखिए, असर तो दिख रहा है। जम्मू कश्मीर की राजनीति बदल चुकी है। घाटी के क्षेत्र में जहां 47 सीटें हैं, वहां पर भी चर्चा किस बात की है? भारतीय जनता पार्टी की, पीएम मोदी की। मतलब राजनीति का केंद्र बिंदु बदल चुका है। पहले उन क्षेत्रों में महबूबा मुफ्ती का परिवार और अब्दुल्ला का परिवार,
इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते थे कि इन्हीं दोनों परिवार के बीच सीएम की कुर्सी बदलती रहेगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी राजनीति के केंद्र में है। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग भाजपा को ही टारगेट कर रहे हैं। घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने इतने उम्मीदवार नहीं उतारे, केवल 19 उम्मीदवार उतारे हैं। अभी 24 सीटों पर चुनाव हुए प्रथम चरण में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 16 उम्मीदवार थे 16 सीटों पर, और उसमें भी 8 सीटें जो जम्मू की थी और बची हुई 16 सीटों में से 8 सीटों पर कश्मीर के क्षेत्र में, साउथ कश्मीर में ज्यादातर सीटें थी। लेकिन फिर भी ये क्या बात कर रहे हैं, राशिद इंजीनियर के ऊपर उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि देखो भाई, राशिद इंजीनियर चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में, और चुनाव के बाद तो ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव वहां पर कैसे चल रहा है? क्योंकि सबको एंटी बीजेपी दिखना है, सबको यह दिखना है कि हम केंद्र से नहीं, केंद्र के खिलाफ हैं, और इन्हीं लोगों के बीच टकराव है। ये जो वोट पड़ रहे हैं ये सामान्य स्थितियां नहीं है, बल्कि ये बात है, इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि घाटी के क्षेत्र के सारे लोग और सारी पार्टियां और जो सेपरेटिस्ट लीडर थे वो, इन सब लोगों ने मान लिया है अब कश्मीर का कुछ नहीं हो सकता, भारत के साथ है, भारत के इशारे पर ही चलना पड़ेगा। हम लोग अब पाकिस्तान राग नहीं अलाप सकते। उसी तरह के जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां शुरुआती दौर में 1947 के बाद आई, तो नहीं, यहां पर तो मार्क्स का आंदोलन चलेगा, रक्त रंजित क्रांति करेंगे, यहां डेमोक्रेसी पर हमें भरोसा नहीं है। यही तो जम्मू कश्मीर में होता था। लेकिन उनको भी लगने लगा हम कुछ नहीं कर सकते, यहां पर डेमोक्रेसी में ही आना पड़ेगा। सीपीआई आई, फिर सीपीएम बना, इतने सारे कम्युनिस्ट पार्टियों का धड़ा बन गया है, और ये सब भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आ गए हैं। उसी तरीके से घाटी के क्षेत्र में भी लोगों को लगने लगा कोई और उपाय नहीं है, हमें बेवकूफ बनाया है अब्दुल्ला और मुफ्ती ने। इन लोगों ने वोट कम करवाया। श्रीनगर की बात कर रही हैं, श्रीनगर में मोदी जी जाने वाले हैं, और इस बार के चुनाव और पिछली बार के चुनाव को देख लीजिए, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, और यही फारूक अब्दुल्ला खड़े थे लोकसभा में, और वहां पर तकरीबन 1,76,000 वोट पड़ा था। 1 लाख वोट से फारूक अब्दुल्ला जीत गए, और इस बार चुनाव हुआ 6.5 लाख वोट से ज्यादा पोलिंग हुए हैं। ये कैसा बदलाव, इसी को कहते हैं अब फारूक अब्दुल्ला खड़ा नहीं हो रहे, इसलिए क्योंकि लगता है कि ये तो हम लोग बहिष्कार करवाते थे, हम लोग इन लोगों को घरों में दबाते थे, और अपने कार्यकर्ताओं को कहते थे कुछ वोट जाके दिलवा देना, 20% 30% वोट होगा और हमारी पार्टी जीत जाएगी। ये पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। अब तो कश्मीर में बाजी ऐसी पलटी है कि लग रहा है आगे सीएम के रेस में सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी है। जी बिल्कुल, और कल पीएम मोदी जब श्रीनगर पहुंचेंगे तो और भी बाजी पलट जाएगी सेकंड फेज को लेकर। सर, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में तो चुनाव चला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया, ये उछल कूद क्यों मचा रहे थे? देखिए, सारे लोग बिट्टू के ऊपर कार्रवाई ढूंढ रहे हैं। किस लिए? तो राहुल गांधी को आतंकी कह दिया, गलत किया, इसलिए आप विरोध कर रहे हो। तो पहले राहुल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप जब पूरी दुनिया में घूम घूम के कहते हो कि आरएसएस वाले आतंकी हैं, हिंदुस्तान में हिंदू टेररिज्म जो है वो इस्लामिक टेररिज्म से ज़्यादा खतरनाक है, किसको कह रहे थे? आप ये कहते हो कि भाई ये आरएसएस का आदमी प्रधानमंत्री बन गया है, आरएसएस जो आतंकी संगठन है, तो आप किसको आतंकी बता रहे हो? आप अपनी पार्टी में वैसे व्यक्ति को ले रहे हो जो मोदी के बोटी बोटी करना चाहता है, बाकायदा पब्लिक में घोषणाएं करता है, तो फिर जीभ काटने वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों मांग रहे हो? क्या आपने कार्रवाई की? पार्टी से निकाला या पार्टी में उसको बाकायदा बुलाया? आप शुरुआत करो, और आपकी ही दवाई आपको अगर जब दी जाती है तो पेट में आपके दर्द होना शुरू हो जाता है। ये क्या तमाशा है? इतना टची नहीं होना चाहिए। राजनीतिज्ञों को वो गैंडे जैसी चमड़ी होनी चाहिए कि छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप धरना प्रदर्शन, और कैसा क्या किया धरना प्रदर्शन? क्या किया? लोग निकले, कांग्रेस कार्यकर्ता आए, वो भी यूथ कांग्रेस के आए, और 10 बजे जब
चारों तरफ से फोन आया कि भाई कोई नहीं बाहर निकल रहा। जयपुर और दिल्ली में जो है कुछ लोगों को हम लोग कार्यकर्ताओं को लेकर के आए, बस में भर के लेकर के आए। मैं तो एबीपी देख रहा था, वो रिपोर्टर तो पहले बहुत नाच रहा था कि भाई बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, और वो बस गलती इतनी कर दी, लाइव चल रहा था। वो साइड में कुछ महिलाएं खड़ी थी, उसके पास चले गए और मीडिया वाले ने पूछा भाई किस लिए आए हो? एबीपी वाले, आप जाइए उसके वीडियो को देखिए। तो वो बोल रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जीतेंगे। अरे जीतेंगे? राहुल गांधी जीतेंगे? अरे कोई चुनाव हो रहा है? नहीं, हमको बोला कि राहुल गांधी अभी आएंगे। अरे भाई अभी नहीं आएगा, वो अभी 5-7 दिन जो है यूएस में पार्टी वार्टी करके आए हैं वापस, अभी वो थके हुए हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों को आपने बुलाया किस चीज के लिए? तो इस काम को लेकर के, इसका मतलब है 500-500 रुपए देकर के आपने भीड़ इकट्ठा किया। अब सबसे मजेदार बात, मैंने इन लोगों को राजनीति भी नहीं करने आती है। 12 बजे के आसपास खबर आ गई। खबर क्या आई कि भाई टेलीविजन देख रहे थे केसी वेणुगोपाल और यहाँ पे जो हेडक्वार्टर के अंदर में, तो दिल्ली और जयपुर के अलावा कहीं कुछ हो ही नहीं रहा था। तो बाकायदा एसएमएस किया गया, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा गया, फोन किया गया, लेटर लिखा गया केसी वेणुगोपाल की तरफ से कि 2 घंटे में सारे लोग जो है सड़क पर नजर आओ, जितने पदाधिकारी हैं, जो कुछ भी इकट्ठा है वहां जाके। तो भाई अलग अलग जगहों पे, जो कभी हैदराबाद में और इधर उधर जो है, डर के मारे कि भाई पता नहीं, सब ने वीडियो बनाया, सब अपने घर गए। नॉन सीरियस तरीके से आप इस तरह की राजनीति करोगे? आप यहां पे आकर के राहुल गांधी को ये कह दिया, राहुल गांधी को, भाई अगर इतनी बुरी बात कह दी, पब्लिक को आना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी को आप गालियां देते हो, वो तो इस तरह से टची नहीं होते। राजनीतिज्ञों को थोड़ा सा अपनी चमड़ी जो है मोटी करनी पड़ेगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी चाहिए, और आपको जो है ललबबुआ की तरह जो है सब आरती भी उतारता रहे, ये भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप पहले से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मौत का सौदागर, डिवाइडर इन चीफ, तो आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी, इस तरह के संज्ञा अगर आप देंगे तो आपको भी तैयार रहना चाहिए। मतलब कांग्रेस पार्टी का आज विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से फेल रहा है। सर, ममता बनर्जी क्यों बार बार फेल होती जा रही है? उनका हर दाव उल्टा पड़ता जा रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी उस ट्रैप में फंस गई है जहां से निकलना मुश्किल लग रहा है। अभी डॉक्टरों की मीटिंग, उस भी चीफ सेक्रेटरी के साथ, डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर के हड़ताल अब बड़ी समस्या पश्चिम बंगाल की नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल से वापस आ जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे, ममता बनर्जी का मेकओवर हो जाएगा, वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि देखो भाई, ये दरिंदगी ऐसी है जिसके कारण हम इसको बयान नहीं कर सकते। अब स्थितियां क्या हो गई है? ममता बनर्जी बाढ़ पीड़िता से मिलने के लिए, बाढ़ के पीड़ित लोगों से मिलने के लिए गई, और आपने बताया कि कैसे वहां के लोग कह रहे हैं नहीं ममता बनर्जी आई है, टाटा बाय बाय करके चली गई है, हमारी समस्या नहीं सुनी। कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए, ये पुल पर खड़ा होकर फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर डाल दी। लेकिन लोग क्या पहले ऐसी नाराजगी ममता बनर्जी से दिखाते थे? ऐसा तो स्थिति होती नहीं है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बाढ़ आई हो या पहली बार कोई समस्याएं आई हो। यहां तक कि अलग अलग जगहों पे दौरा पर जाती थी तो लोग, पब्लिक है जो इनके खिलाफ गुस्सा नहीं दिखाती थी, चाहे डर से हो, सम्मान से हो, समर्थन से हो। आज तो बकायदा कई ऐसे वीडियो आए हैं जहां ममता बनर्जी खड़ी है और उनके सामने ही लोग कह रहे हैं वापस जाओ वापस जाओ, इस तरह की नारेबाजी भी हुई है। बिल्कुल यही परसेप्शन बना है कि अब पश्चिम बंगाल के लोगों का भरोसा खत्म हो गया। जब ममता बनर्जी के सामने ऐसे कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि लोकल लीडर वहां जाने से डर रहा है कि लोग दौड़ाकर पीटना शुरू कर रहे हैं। और वो लोग जो कि इतने गुस्से में हैं, क्या टीएमसी के लोगों को वोट देंगे? यह समस्या अब इतनी गंभीर हो गई है कि ममता बनर्जी के सामने जो प्रदर्शन, विरोध सामान्य लोग कर रहे हैं, वो उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर है कि कुर्सी छोड़ो वरना पार्टी खत्म हो जाएगी। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, थोड़े दिन के अंदर कई जवाहर सरकार पैदा होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद।
तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घाटाल के सिमोलिया गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आज दौरा किया, पर अपने दौरे के बीच में ही वो बुरी तरह से फंस गई। लोगों ने ममता बनर्जी के सामने ही नारे लगाए तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर भी ममता बनर्जी को जरा सी भी राहत कहीं से नहीं मिल रही है। जूनियर डॉक्टर के मुताबिक बातचीत जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है और ममता बनर्जी फंसती जा रही है। कांग्रेस का भी हाल बेहाल है। राहुल गांधी की बयानबाजियों से कांग्रेस बुरी तरह से परेशान है और आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बम पर वोटिंग हुई है उससे विपक्ष पूरी तरह से बेदम है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।